नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। बीते कुछ दिनों में बैजनाथ धाम देवघर की धार्मिक यात्रा के कारण राजनीतिक विश्लेषण से जुड़े हमारे वीडियो नहीं आ पा रहे थे। आज बाबा का आशीर्वाद लेकर एक बार फिर आपके साथ मैं तैयार हूं उन बातों को लेकर जिन्हें जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े हुए हमने पहले भी कई वीडियो बनाए। आज एक बार फिर कुछ बड़ी बात हम करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार के कामकाज को लेकर उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों में किस तरह की नाराजगी है या संतुष्टि है, इसकी समीक्षा के लिए कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद थे। छत्तीसगढ़ भाजपा का मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जहां अति महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी जिससे आने वाले दिनों की दशा दिशा और रणनीति तय होगी। जिस वक्त बैठक चल रही थी उस वक्त छत्तीसगढ़ के एक इलाके में छापेमारी चल रही थी। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के दौरान जिस तरह से शिक्षा विभाग में घपले घोटाले किए गए थे, उन पापों का हिसाब लिया जा रहा था। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम सुबह सुबह बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी टी.आर. साहू के मकान में छापेमारी करती है। ये छापेमारी एक साथ दो जगह होती है। बिलासपुर जहां वो पोस्टेड है उन सरकारी आवास में, और उनका निजी निवास जो कवर्धा में है वहां भी छापेमारी की गई। दरअसल ये पूरा मामला शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और पदस्थापना से जुड़ा है। इसी साल 31 जनवरी को पुराने शिक्षा मंत्री अमरजीत सिंह भगत के घर पर 4 दिनों तक लगातार रेड की कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। इसी साल मार्च के महीने में जो चार्जशीट न्यायालय के सामने प्रस्तुत की गई है, वहां बड़ी जिम्मेदारी के साथ एसीबी ने बताया है कि पुराने मंत्री अमरजीत भगत को इस काम के लिए 12 करोड़ रुपए मिले थे। इस रिश्वतखोरी की जानकारी आयकर विभाग की जांच शाखा द्वारा राज्य की आर्थिक अपराध जांच और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी को भेजी गई थी। 24 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में पूर्व कांग्रेस मंत्री अमरजीत भगत, उनकी पत्नी, उनके बेटे और करीबी सहयोगियों का नाम सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि अमरजीत भगत ने अपने द्वारा दिए गए विभिन्न लाभों के बदले वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक डीएमएफ के अनुबंधों और ट्रांसफर पोस्टिंग से 12 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत ली है। यह रिश्वत या तो सीधे मंत्री या उनके बेटे आदित्य भगत, सुरेश कुमार यादव, हरपाल सिंह अरोड़ा उर्फ राजू अरोड़ा और राजेश वर्मा लेते रहे। छापेमारी के दौरान अमरजीत भगत के ठिकाने से 1,15,26,666 रुपए की नकदी एकत्र करने के अपराधिक साक्ष्य मेसर्स के एग्रो ट्रेड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि खाद कार्टेल समूह का हिस्सा है, इसके विरुद्ध 14 दिसंबर 2023 को तलाशी ली गई और जब्ती के दौरान इतनी बड़ी नकदी पाई गई। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनी थी 13 दिसंबर 2023 को और छापेमारी शुरू हो गई 14 दिसंबर 2023 को। इससे अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तैयारी थी और जो मजबूत साक्ष्य मिले हैं उससे अब लगता है कि अमरजीत भगत और उनके करीबियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी टी.आर. साहू के ठिकाने पर छापेमारी उसी रिश्वतखोरी के पाप का एक हिस्सा है। इस वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक चल रही है। दरअसल सत्ताधारी दल की ऐसी बैठक आने वाले दिनों की दशा दिशा और रणनीति तय करती है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे, जैसा कि आपकी स्क्रीन में भी नजर आ रहे होंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे, ये बहुत दिनों बाद राजनीतिक कार्यक्रम में नजर आई है भाजपा के। इनके अलावा लता उसेंडी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक विक्रम उसेंडी, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहिले, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रामू रोहरा, भरत वर्मा, रामजी भारती जैसे तमाम जिम्मेदार नेता इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक के अंदर खाने की जो खबर हम तक चल कर आई है वो यह है कि आने वाले दिनों में देश की आजादी का महापर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम की 112वीं कड़ी में जो ऐलान किया था, जो आह्वान किया था, उसकी परिणति साफ तौर पर इस बैठक में देखने को मिली। जहां निर्णय लेते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि आने वाली 12 से 14 अगस्त तक महापुरुषों की प्रतिमा और स्मारकों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाएंगे और 13 से 15 अगस्त तक महापुरुषों की प्रतिमा
प्रतिमाओं स्मारकों पर माल्यार्पण करेंगे। साथ ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर अपने विरोधियों खासकर कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल देती है। बार बार याद दिलाया जाता है कि कांग्रेस ने किस तरह से देश को विभाजित किया। इससे पहले हाल में ही मोदी सरकार की ओर से संविधान हत्या दिवस मनाने का भी ऐलान किया गया। हर साल आपातकाल की याद में यह सरकारी कार्यक्रम जब जब मनाया जाएगा तब तब कांग्रेस को संविधान की याद दिलाई जाएगी। इन दिनों जैसा कि संसद के अंदर और बाहर संविधान की पुस्तक दिखाने का प्रचलन चल रहा है, तिरंगे का जिस तरह से बीते कुछ सालों में राजनीतिकरण हो रहा है, एक खास वर्ग के लोग इन दिनों तिरंगा लेकर संविधान की बात करते हैं। ऐसी तस्वीरों को जब मैंने फरवरी 2020 में देश विरोधी आंदोलन शाहीन बाग के दौरान देखा, लोग हाथ में तिरंगा पकड़े हुए थे, तब मुझे बहुत हैरानी हुई। तब से लेकर अभी तक कई ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती है। रायपुर की सड़कों से भी ऐसी ही एक तस्वीर नजर आई, इसे आप गौर से देखिए। दरअसल मुस्लिम समाज के लोग हैं जो बीते 7 जून को आरंग में महानदी पुल के ऊपर जिन 3 मुस्लिम गौ तस्करों की हत्या हुई थी, यूपी सहारनपुर के ये गौ तस्कर गायों की तस्करी करते हुए रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे थे, जिनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। इस मौत के विरोध में रायपुर में मुस्लिम समाज सड़कों पर इसी तिरंगे को लेकर निकला था, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान का नाम है हर घर तिरंगा अभियान। इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ और देश भर में लाखों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह तिरंगे फहराएंगे, तिरंगा लहराएंगे। उसी तिरंगे का दुरुपयोग कोई किसी और कारणों से करता है तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यूपी सहारनपुर के 3 मुस्लिम युवक चांद मियां, गुड्डू खान और सद्दाम की मौतों से भला छत्तीसगढ़ के मुस्लिम समुदाय का क्या लेना देना है? आखिर ऐसे लोगों का समर्थन क्यों किया जा रहा है? ऐसे समर्थन के पीछे मकसद क्या है? इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने 7 हिंदूवादियों की गिरफ्तारी की है। हिंदूवादी समाज भी उन गिरफ्तारियों के विरुद्ध सड़कों पर आ गया। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वही 3 मुस्लिम युवक खुद से सूखी महानदी में कूदकर अपनी जान दे दिए। दरअसल उनका पीछा किया जा रहा था। घबराहट में तीनों के तीनों पुल के नीचे किस तरह से कूद गए, इस वीडियो को आप गौर से देखें। हालांकि जांच का विषय है कि यह वीडियो कितना सही है। मर जाओगे उसे। भाजपा की इस कोर कमेटी की बैठक से पहले मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने कुछ बड़े और अहम निर्णय लिए हैं, जिसमें 15 साल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह द्वारा जारी की गई चरण पादुका योजना और सरस्वती साइकिल योजना की फिर से शुरुआत करने का एक बड़ा निर्णय लिया जा चुका है। ये 2 बड़ी योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जिससे सीधे तौर से जनता का जुड़ाव होगा। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर कोर कमेटी में खुलकर चर्चा हुई। चर्चा तो इस बात की हुई कि संगठन को मजबूती के लिए किस तरह से सभी को संतुष्ट रखा जा सके। निगम मंडल और आयोगों की भर्तियां नहीं हुई है, मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है। तमाम ऐसी बातें जो बेहद गुप्त तरीके से की जाती है, मीडिया से इसकी खुलकर चर्चा नहीं की जाती। लेकिन हमारे पास जो मजबूत जानकारी है वह यह है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोग इस बात के लिए आतुर हैं, उत्सुक हैं कि उन्हें किसी तरह निगम मंडल आयोग में लिया जाए, कम से कम सदस्य तो बना ही दिया जाए। बीती 10 जुलाई को दीनदयाल ऑडिटोरियम में वृहद कार्य समिति की बैठक हुई थी। उस तारीख के बाद यह माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्दी होगा, लेकिन अंदर खाने कुछ ऐसा हुआ कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी रुक गया और निगम मंडल आयोग की नियुक्तियां भी रुक गई। उस तारीख को भी भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। कुछ टास्क दिए गए थे। उस बैठक के अगले ही दिन जिम्मेदार मंत्री सुबह सुबह मंत्रालय पहुंच गए। तब से लेकर आज की तारीख यानी मौजूदा बैठक तक परफॉर्मेंस कैसा रहा, इस पर भी बंद कमरे में चर्चा हुई। चर्चाएं तो ढेर सारी हो रही है, समझने समझाने की कोशिश की जा रही है। जो नाराज हैं उन्हें कैसे साधा जाए। आने वाले दिनों में जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं, जिसमें अधिकांश में कांग्रेस का कब्जा है, 14 नगर निगम छत्तीसगढ़ में है, 14 के 14 निगमों में कांग्रेस के महापौर हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी है। यदि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के सत्ता में रहने के बावजूद सम्मानजनक सफलता नहीं मिली तो जाहिर
जाहिर तौर पर इसके दूरगामी परिणाम होंगे। छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता में रहने के बाद 5 साल विपक्षी कार्यकाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। अब जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षाएं भी ज्यादा है, उम्मीदें भी ज्यादा है। बदले हुए हालात में मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार फूक फूक कर कदम उठा रही है। धूप में चलिए हल्के पांव वाली कहावत को चरितार्थ होते देखा जा सकता है। हाल में ही छत्तीसगढ़ की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए मातारी वंदन की 6वीं किस्त जारी कर विष्णुदेव साय सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। साथ ही कुछ चुनौतियां भी है, खासकर सरकारी नौकरियों की, जिस तरह से युवा मांग कर रहे हैं। जिस तरह से बीती 24 फरवरी को उस समय के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33,000 सरकारी शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था। चूंकि यह घोषणा विधानसभा में पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा की गई थी, इसलिए सरकार के ऊपर दबाव है कि आने वाले दिनों में शिक्षक बनने की चाह देखने वाले युवाओं के आक्रोश को कैसे थामा जाए, कैसे उन्हें संतुष्ट रखा जाए। शुरुआती 7 महीने के कार्यकाल में जहां 3 महीने चुनाव आचार संहिता को बीत गए, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि हालात बदलेंगे। न केवल छत्तीसगढ़ में, देश भर में बदली हुई राजनीति का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। सावन का पवित्र महीना है। कावड़ लेकर हिंदू महासभा की एक महिला मीरा राठौर ताजमहल पहुंच गई और वो समझाने की कोशिश कर रही थी, जब यहाँ मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं तो मैं अपने शिव बाबा को यहाँ जल क्यों नहीं चढ़ा सकती। मुझे सपने में शिव बाबा दिखे हैं, मेरी आस्था का क्या होगा। बदले में भारत की बदली हुई इस तस्वीर को हमें समझना होगा। कांवर चढ़ा के जाएंगे, मेरा हिमालय है तो मैं कांवर चढ़ा के ही जाएंगे। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं पूजा करके ही जाएंगे। कहाँ से आप बरगे लाई था? सोरो से। हाँ, सोरो से लेके आई हूँ, मैं कांवर चढ़ा के जाऊंगी। आपको जाने नहीं दे रहे? जाने नहीं दे रहे जी, लोग बार बार रोक रहे हैं, गेट लगा रखा है, मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे। नमाज पढ़वा सकते हैं मगर पूजा नहीं करने देंगे। इन लोगों का ये है, जब वो नमाज पढ़ सकते हैं तो मैं पूजा क्यों नहीं कर सकती हूँ। वो बिरयानी बंटवा सकते हैं तो मैं सिर्फ भोले बाबा पे बेल पत्र क्यों नहीं चढ़ा सकती हूँ। ये लोग क्यों नहीं अनुमति देते, क्यों नहीं जाने दे रहे मेरे को। 2 दिन हो गए मेरे को पैदल चलते चलते, अब इनने आके इन पे गेट लगा लिया है और मैं पूजा करके जाएंगे चाहे कितना भी टाइम लगे मेरे को। अगर नहीं पूजा करने देंगे तो भोले बाबा को बुला के यहीं पे पूजा करूंगी मैं, मत करने दो। क्या वाकई मेरा भारत बदल रहा है 2047 में? क्या वाकई भारत एक विकसित राष्ट्र होगा? बदले हुए हालात की बदली हुई तस्वीर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रबोध जो आपका अपना जनमंच है, इसके साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।